नमस्कार दोस्तों। आज हम स्कर के जीके वाले पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है विभिन्न स्रोतों से गृहीत संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों को छानकर, पढ़कर और उनमें जो जो प्रावधान उनको अच्छे लगे, उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान पर कौन कौन से देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है, कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से लिए गए हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसके बाद में ब्रिटेन के संविधान का भी भारतीय संविधान में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अमेरिका के संविधान से काफ़ी कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से भी प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। और ये भारतीय संविधान की आलोचना करते समय भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र लिया गया है, यानी जो संघात्मक व्यवस्था है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में थी और वहां से भारत के संविधान में ले लिया गया है। दूसरा जो प्रावधान है वो है लोक सेवा आयोग, जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग। आपातकालीन संबंधी प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम से 1935 से लिए गए हैं। राज्यपाल का ऑफिस 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और कई प्रशासनिक प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। प्रशासनिक प्रावधान, ये सभी प्रावधान भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। उसके बाद में देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो आप जानते हो भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई है। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या प्रावधान लिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। मूल अधिकारों के उल्लंघन के पश्चात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। उनमें एक प्रकार की रिट है परमाधिकार रिट,
वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परमाधिकार रिट, ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? पहला है प्रस्तावना, क्योंकि आप जानते हो विश्व में सबसे पहले अमेरिका का संविधान बना था और उसमें प्रस्तावना शामिल की गई थी, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी वहां से प्रभावित है। इसके अलावा मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति पर महाभियोग आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान भी आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने से संबंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, आप जानते हो भारत में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है। तो ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये तो बहुत मोटे मोटे हैं। अब देखते हैं कुछ प्रावधान और हैं जो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। कुछ प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। कुछ प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया प्रावधान है। अवशिष्ट विषय कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया प्रावधान है। और केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति,
ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। इसके बाद में जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इसके बाद में जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन से संबंधित प्रावधान लिया गया है। आपातकाल में फंडामेंटल राइट का निलंबन, ये प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। इसके बाद में सोवियत संघ के संविधान को देखें, पूर्व सोवियत संघ जिसको अपन यूएसएसआर बोलते हैं, वहां से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में लिए गए हैं। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ये संविधान के प्रावधान सोवियत संघ से लिए गए थे। तो ये सभी प्रावधान भारतीय संविधान में विभिन्न देशों की संविधानों को पढ़कर छानकर उसके बाद में भारतीय संविधान में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार शामिल कर लिए गए। इसकी आलोचना भी की जाती है कि भारतीय संविधान तो उधार का थैला है। भारतीय संविधान पर तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इस आलोचना का जवाब देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कहीं से अगर हम कुछ लेते हैं तो इसमें लजाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं वो तो सारे विश्व में एक ही हैं, तो सभी देश उनको अपनाएंगे, लेकिन हमने उन सिद्धांतों में कम से कम गलती की गुंजाइश छोड़ी है और उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हमने शामिल किया है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर जो आलोचना की जाती है कि भारत का जो संविधान है उसका अधिकांश भाग तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, तो उस आलोचना का जवाब देते हुए भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से केवल ज्यादातर प्रशासनिक प्रावधान लिए गए हैं, इसलिए यह आलोचना भी संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। अब आइए संविधान की दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है भारत का संविधान सबसे लंबा, विस्तृत और लिखित संविधान है। जब हम संविधानों का वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार के संविधान हमारे सामने आते हैं, पहला लिखित, दूसरा अलिखित। तो विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान था तो अमेरिका का था और जो अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है। तो भारतीय संविधान भी लिखित संविधान की श्रेणी में आता है और भारतीय संविधान को बाकायदा संविधान सभा ने औपचारिक रूप से बैठक करके लिखा था। भारतीय संविधान को सबसे लंबा संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान को देखें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और अनुसूचियां मूल संविधान में 8 ही थी। 4 अनुसूचियां बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो अगर भारत के संविधान को देखें तो इतना बड़ा संविधान किसी भी अन्य देश का संविधान नहीं है। तो आइए देखते हैं तुलना करके। जैसे हम देखें तो अमेरिका का संविधान, उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं,
अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लगभग 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं और दक्षिणी अफ्रीका का जो संविधान है उसमें 253 अनुच्छेद हैं। तो इन संविधानों की अगर तुलना करें तब हमें लगता है कि भारतीय संविधान वास्तव में लंबा है। और इसकी आलोचना भी कई विद्वानों के द्वारा की जाती है। आइवरी जेनिंग का नाम आपने सुना होगा। 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय में एक के अय्यर भाषण श्रृंखला हो रही थी, उसमें जेनिंग को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने भारतीय संविधान के विस्तृत होने पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय संविधान टू लॉन्ग, टू रिजिड और टू प्रोलिक्स, यानी भारतीय संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत विस्तृत है। इसी प्रकार एक भारतीय विद्वान थे के.वी. कामत। के.वी. कामत ने भी भारतीय संविधान के विस्तृत होने पर टिप्पणी की थी कि भारतीय संविधान भीम का संविधान है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान क्या है? भीम का संविधान, यानी बहुत लंबा संविधान है। तो इस प्रकार हम इन देशों के साथ भारतीय संविधान की तुलना करेंगे तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि भारतीय संविधान विस्तृत संविधान है। तो भारतीय संविधान की इतने विस्तृत होने के कारण क्या हैं? तो पहला कारण तो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट। उस एक्ट से अधिकांश प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, जैसे हमने पहले चर्चा भी की थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम का लगभग 2/3 भाग भारत के संविधान में ज्यों का त्यों रख दिया गया है। तो पहला कारण तो है विस्तृत होने का 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा कारण है संविधान निर्माता कुछ भी ऐसा विवाद या संशय छोड़कर जाना नहीं चाहते थे जो बाद में हमारे देश के राजनेताओं के सामने, शासकों के सामने कठिनाई पैदा करे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सब कुछ लिख दिया जो वो लिख सकते थे। तो दूसरा कारण ये है कि संविधान निर्माता ऐसा कुछ कठिनाई या विवाद छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और संविधान के विस्तृत होने का तीसरा कारण है भारत में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय विविधता भी पाई जाती है और लोगों में भी विविधता पाई जाती है। विविधता क्षेत्रीय भी है और लोगों में भी विविधता पाई जाती है। यानी भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार की विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। इसलिए इन सभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के अस्थायी, संक्रमणकालीन और उनको सुरक्षा देने वाले प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए थे। इसलिए भी भारतीय संविधान विस्तृत हो गया। भारतीय संविधान के विस्तृत होने का एक कारण और है, अमेरिका के संविधान को अगर अपन देखें तो वहाँ पे जो 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में, वो केवल वहाँ संघ का संविधान है, राज्यों का संविधान वहाँ पे अलग है। जबकि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। राज्यों से संबंधित प्रावधान भी संघीय संविधान में भी हैं। इसलिए संविधान लंबा हो जाता है क्योंकि संघ और राज्य दोनों का एक ही संविधान है। इसके अलावा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया है और मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध होंगे वो चीज़ें भी लिख दी गई हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इस प्रकार के प्रावधान भी भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, जिसके कारण भारत का संविधान विस्तृत और लंबा संविधान हो जाता है। तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करता है। तो इसमें जो शब्द है प्रभुत्व संपन्न या प्रभुसत्ता, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च
शक्ति। अगर कोई राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो इसका अर्थ है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिसके द्वारा राज्य बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है और आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। अगर कोई राज्य संप्रभु राज्य है, इसका मतलब ये है कि वो राज्य आजाद है, वो राज्य किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, वो राज्य खुद अपनी विदेश नीति को तय करता है, उस राज्य का शासन किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं चलता है, यानी शासन चलाने में, विदेश नीति निर्धारण में वो दूसरे देशों से बिल्कुल स्वतंत्र है। जैसे भारत का उदाहरण लें तो हम बोल दें कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब ब्रिटेन के अधीन नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं चल रहा है। भारत के लिए कानूनों का निर्माण ब्रिटिश संसद नहीं कर रही है। ये भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब है। संप्रभुता के दो प्रकार होते हैं, एक तो बाह्य रूप में बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का तो मतलब है कि देश किसी के अधीन नहीं है, आजाद है, स्वतंत्र है। और आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय भूभाग पर भारत सरकार की सर्वोच्चता है। इस भूभाग में कोई भी धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, उग्रवादी संगठन सभी भारत सरकार के नीचे हैं। इस भूभाग में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो भारत सरकार से सर्वोच्च होने का दावा करता हो। इस भूभाग में लोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार, लोगों का कल्याण करने का अधिकार, लोगों के लिए नीतियां बनाने का अधिकार सब भारत सरकार के पास है। यानी इस भूभाग में, भारत के भूभाग में कोई भी ऐसा उग्रवादी संगठन या धार्मिक संगठन नहीं है जो भारत सरकार से सर्वोच्च होने का दावा करे। भारत नोटबंदी करे या नहीं करे भारत सरकार का मामला है, कोई दूसरा संगठन या कोई दूसरा देश इसको निर्धारित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब है राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिसके माध्यम से राज्य आंतरिक रूप से सर्वोच्च होता है और बाह्य क्षेत्र में वो स्वतंत्र होता है। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। ये भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है। संविधान की चौथी विशेषता है लोकतांत्रिक राज्य। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है। लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान में सिर्फ एक जगह लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बाकी और कहीं भी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक राज्य का मतलब है जनता का, लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता का तंत्र, जनता की सर्वोच्चता। लोकतांत्रिक राज्य होने का मतलब है सरकार का जो मुखिया होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जनता की सर्वोच्चता, और लोकतंत्र होने का मतलब है सरकार के मुखिया का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। लोकतांत्रिक राज्य होने का मतलब है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं। और लोकतांत्रिक शासन होने का मतलब है जनता की सहभागिता होना। लोकतांत्रिक राज्य होने का मतलब है जनता के द्वारा शासकों को सहमति देना, उत्तरदायी शासन होना, सीमित और संवैधानिक शासन होना। ये सभी विशेषताएं एक लोकतांत्रिक राज्य की विशेषताएं हैं जो कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत को लोकतांत्रिक राज्य बनाया गया है। इसके बाद में जो अगली विशेषता है वो है गणराज्य। भारतीय संविधान भारत को गणराज्य बनाता है। संविधान की अगली विशेषता है गणराज्य।
भारतीय संविधान एक गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है। गणराज्य शब्द भी सिर्फ प्रस्तावना में इस्तेमाल किया गया है, एक बार प्रस्तावना में इसका प्रयोग किया गया है, बाकी कहीं भी गणराज्य शब्द नहीं लिखा गया है। गणराज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं रिपब्लिक, और रिपब्लिक का मतलब है रिलेटेड टू पब्लिक, रिलेटेड टू पब्लिक। और रिलेटेड टू पब्लिक का मतलब है राज्य किसका है, राज्य जनता का है, राज्य किसी राजा का नहीं है। राज्य जनता का है, इसका मतलब है राज्य में कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं होगा, विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं होगा, कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं होगा, इसका मतलब है सभी नागरिक समान हैं। गणराज्य किसका द्योतक है, सभी नागरिकों की समानता का द्योतक है, सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। और गणराज्य का मतलब ये भी है कि सरकार, गणराज्य का मतलब ये है कि राज्य का जो मुखिया होता है, यानी राज्य का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। राज्य का प्रधान या राज्य का मुखिया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्या होता है, गणराज्य में निर्वाचन होता है, गणतंत्र में क्या होता है, निर्वाचन। और जो राज्य का सर्वोच्च पद है, राज्य का प्रधान का पद, उस पर कोई भी व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है, यानी राज्य का सर्वोच्च पद सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है, सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इस प्रकार गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें जनता की सर्वोच्चता होती है। गणराज्य उस राज्य का प्रतीक है जिसमें जनता की सर्वोच्चता होती है, जनता की सर्वोच्चता होती है। और गणराज्य का मतलब ये भी है कि शासन की शक्ति का मूल आधार जनता में निहित है। शासन शक्ति का मूल आधार कहाँ स्थित है, जनता में। शासन शक्ति का मूल आधार भी जनता में निहित है, यानी शासक अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, जनता से प्राप्त करते हैं। तो भारतीय संविधान गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है, गणराज्य की स्थापना करता है। भारत को 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने गणराज्य घोषित किया था। राजगोपालाचारी ने कब घोषित किया था, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया था। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो राष्ट्रमंडल का सदस्य होने पर भारत गणराज्य नहीं रह जाता है, ये कई बार प्रश्न उठता है। भारत किसका सदस्य है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के बावजूद भी भारत की गणराज्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। कई आलोचक ये प्रश्न उठाते हैं कि जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य हो गया तो भारत ने ब्रिटेन की महारानी या महाराजा को अपना सर्वोच्च अधिकारी मान लिया, राज्य का प्रधान ब्रिटेन की महारानी या महाराजा को मान लिया, तो इस पर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन इस आलोचना का जवाब देते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि एक तो जो राष्ट्रमंडल था उसका खुद का स्टेटस में बदलाव आ गया, क्योंकि पहले वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की जगह
अब वो केवल राष्ट्रमंडल हो गया। पहले क्या था राष्ट्रमंडल? ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अब ये क्या बन गया? सिर्फ स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बन गया। दूसरी बात, भारत ने स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त की है, तो भारत स्वेच्छा से अगर उसके गणराज्य की स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो त्याग भी सकता है सदस्यता। और तीसरा कारण ये बताया जाता है कि भारत की वैधानिक स्थिति को राष्ट्रमंडल ने जो स्वीकार किया है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता से भारत की गणराज्य संबंधी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता के साथ साथ भी अपने गणराज्य का स्वरूप बनाए हुए है। इसके बाद में अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है राज्य और धर्म का अलगाव। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है राज्य और धर्म का अलगाव, क्योंकि पश्चिम में राज्य और धार्मिक संस्थाओं के मध्य हमेशा टकराव रहा है, तो उसकी वजह से कई समस्याएं आई। तो बाद में इसका ये समाधान निकाला कि राज्य के कार्य अलग होंगे और धर्म के कार्य अलग होंगे, धार्मिक संस्थाओं के कार्य अलग होंगे। न तो राज्य धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा राज्य के कामों में हस्तक्षेप किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो विचार है उसको क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्षता का विचार बोलते हैं। तो भारत भी एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म किसका है? व्यक्ति का है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है धर्म और राज्य के बीच में अलगाव होना, धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव। पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय होगा। धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय होगा। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब ये भी है कि राज्य न तो किसी धर्म को प्रोत्साहन देगा न किसी राज्य का विरोध करेगा। यानी राज्य न तो धार्मिक होगा और न धर्म विरोधी होगा। राज्य न तो धार्मिक होगा और न राज्य धर्म विरोधी होगा। यानी दोनों के बीच की स्थिति का राज्य होगा। उसको क्या बोलते हैं? राज्य धर्म से तटस्थ होगा। तो राज्य कैसा होगा? धर्म से तटस्थ। यानी राज्य न किसी धर्म का विरोध करेगा न किसी धर्म को प्रोत्साहन देगा। इस प्रकार के राज्य को भी पंथ निरपेक्ष राज्य बोलते हैं। और पंथ निरपेक्ष राज्य का एक मतलब ये कि सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म की पूजा कर सकता है, मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। और राज्य के द्वारा निर्मित सामाजिक आर्थिक नीतियों में धार्मिक संस्थाओं का हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य आत्मा परमात्मा ईश्वर से नहीं चलेगा। राज्य इकोनॉमी, पॉलिटी और सिक्योरिटी से चलेगा। तो इस प्रकार का जो राज्य होता है वो पंथ निरपेक्ष राज्य होता है। तो भारतीय संविधान के द्वारा भी भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बनाया गया है। राज्य एवं धर्म के
अलगाव के आधार पर दो प्रकार के मॉडल हमारे सामने हैं। थोड़ा सा उनको देख लेते हैं ताकि ये जो पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा है वो और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। पंथ और राज्य और धर्म के बीच में अलगाव के आधार पर दो मॉडल हमारे सामने हैं। पहला है फ्रेंच मॉडल और दूसरा है अमेरिकी मॉडल। राज्य और धर्म, राज्य और धर्म। अमेरिकी मॉडल में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धार्मिक संगठन या धर्म के द्वारा भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिका में धर्म और राज्य के बीच में पूर्णतया अलगाव है। दूसरा मॉडल है फ्रेंच मॉडल। उसमें क्या है, धर्म के द्वारा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। यहाँ पे जो भारतीय मॉडल है वो इन दोनों मॉडलों से अलग है। भारत में जो पंथ निरपेक्षता का मॉडल अपनाया गया है उसको बोलते हैं सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस। भारत का जो मॉडल है वो है सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत। सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत। सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत का मतलब है कि भारत में धर्म के द्वारा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जबकि राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। भारत में राज्य धर्म के मामलों में कब हस्तक्षेप करेगा? जब कोई धर्म से जुड़ा हुआ लौकिक विषय हो, धर्म से जुड़ा हुआ कोई राजनीतिक विषय हो, धर्म से जुड़ा हुआ कोई आर्थिक विषय हो, धर्म से जुड़ा हुआ कोई वित्त संबंधी विषय हो। इस प्रकार के मामले होंगे तब राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा। और समाज सुधार और समाज कल्याण के आधार पर भी भारत में राज्य के द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तब आप ये कह सकते हैं कि ये फ्रेंच मॉडल से अलग कैसे हुआ? तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा अपनाई गई है वो है सर्वधर्म समभाव की, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा अपनाई गई है। यानी भारत में सभी धर्मों का सम्मान आदर किया जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान या आदर किया जाएगा। अगर भारत में आर्थिक सहायता दी जाएगी तो सभी धर्मों को दी जाएगी। फ्रांस में ऐसा नहीं है, फ्रांस में सभी धर्मों का सत्कार नहीं किया जाता। भारत में अगर हज यात्रा पर सब्सिडी दी जाती है तो तीर्थ यात्रा पर भी सब्सिडी दी जाती है। भारत में जब संसद का उद्घाटन होता है, नई संसद का, तो सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को वहां पूजा करवाने के लिए बुलाया जाता है। भारतीय विद्यालयों में सभी धर्मों की प्रार्थना होती है। इसका मतलब ये है कि भारत सभी धर्मों को समान नजरों से देखता है, सभी धर्मों का सम्मान आदर करता है। इसलिए भारतीय पंथ निरपेक्षता का मॉडल सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि फ्रांस के मॉडल और अमेरिकी मॉडल से अलग है। फ्रांस और अमेरिका का मॉडल नकारात्मक पक्ष लिए हुए है और भारत का जो पंथ निरपेक्ष राज्य का मॉडल है वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में धर्म और राजनीति के बीच में कभी वैसा अलगाव नहीं हुआ जैसा पश्चिम में रहा है। इसलिए भारतीय पंथ निरपेक्ष राज्य सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है। पंथ निरपेक्षता को एसआर बॉम्बई केस में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। एसआर बॉम्बई वाद में
संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब ब्रजेश्वर प्रसाद ने पंथ निरपेक्षता को संविधान में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भारत में पंथ निरपेक्षता संविधान में अंतर्निहित है, इस शब्द को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को अपन देखें तो वहां आपको पंथ निरपेक्ष राज्य की झलक दिखाई देगी। तो देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अनुच्छेद 16 है, धर्म के आधार पर नियोजन या रोजगार में भेदभाव करने की मना करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 और 30 ये भी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना का अधिकार देता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार देता है। तो अगर पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा जाता था तो भी भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में ऐसा लगता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य की ही बात की गई है। इसके बाद में देखिए, अगली विशेषता है संसदीय व्यवस्था। आप जानते हो भारतीय संविधान भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना करता है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। संसदीय व्यवस्था का ये प्रावधान भारत में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान संसदीय व्यवस्था की स्थापना करता है, अमेरिकी संविधान अध्यक्षात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के समन्वय और सहयोग पर आधारित है। जिस व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में सहयोग और समन्वय पाया जाता है उसको संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में विभाजन पाया जाता है, दोनों में सहयोग और समन्वय नहीं पाया जाता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता तो यही है कि भारत में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में सहयोग और समन्वय पाया जाता है। दूसरी विशेषता है दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका का मतलब दो कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका भारत में प्रधानमंत्री है। तो ये विशेषता भी किसको दर्शाती है? भारत में संसदीय व्यवस्था को दर्शाती है। संसदीय व्यवस्था की तीसरी क्या विशेषता होती है? तीसरा क्या गुण होता है? कार्यपालिका का निर्माण, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है।
इसका अर्थ यह है कि जो मंत्री होते हैं वो विधायिका या व्यवस्थापिका या संसद के सदस्य होते हैं संसदीय व्यवस्था में। और संसदीय व्यवस्था की चौथी विशेषता है कार्यपालिका हमेशा संसद के निचले सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। ये दोनों विशेषताएं संसदीय शासन व्यवस्था की होती हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदीय शासन व्यवस्था में जिस दल को व्यवस्थापिका में बहुमत मिलता है वो दल सरकार का नेतृत्व करता है। यानी सरकार कौन बनाता है? बहुमत दल सरकार का निर्माण करता है। और संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। और संसदीय शासन व्यवस्था में निम्न सदन होता है। व्यवस्थापिका का निम्न सदन का विघटन निश्चित काल बाद में हो जाता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो संसदीय शासन व्यवस्था के होते हैं और भारतीय संविधान में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए ये लक्षण भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था के कई अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। जैसे एक तो नाम से जाना जाता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल। वेस्टमिनिस्टर मॉडल इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्टमिनिस्टर स्थान पर स्थित है। ब्रिटेन में लंदन में एक वेस्टमिनिस्टर स्थान है, वहां पे ब्रिटेन की संसद स्थित है और वही सभी संसदों की जननी है। इसलिए इसको संसदीय शासन व्यवस्था को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। उत्तरदायी शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी अनिवार्य रूप से होती है। संसदीय व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था का अन्य नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद नामक एक सामूहिक संस्था में पाई जाती हैं, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। और इस संसदीय शासन व्यवस्था को कई बार प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी बोलते हैं। प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली भी बोलते हैं। तो इसके कई नामों को इसको जाना जाता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल, प्रधानमंत्रीय शासन, उत्तरदायी शासन, मंत्रिमंडलीय शासन। क्योंकि कई बार जो प्रधानमंत्री होता है वो राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर होता है, तो सारे पावर वो अपने हाथ में ले लेता है। तो उस स्थिति में संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली बोल देते हैं। जैसे आप देखोगे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर हैं, चुनाव जितवाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है इनमें, तो सारी शक्तियां उनके पास ही हैं। किसी मंत्री की हिम्मत नहीं होती कि उनकी बात के सामने बोल दें। तो वर्तमान में जो अगर भारतीय शासन प्रणाली को देखें, संसदीय शासन प्रणाली को, तो कौन सा सही है उसमें? प्रधानमंत्री शासन है तो संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ताकतवर हैं इसलिए इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। इससे पहले जब गठबंधन की शासन था, कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट थी, तब जो गठबंधन के साथी थे मंत्रिमंडल के सदस्य, वो प्रधानमंत्री की बात को टाल देते थे क्योंकि प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से कमजोर थे, राज्यसभा से आते थे। तो उस स्थिति में इस संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कह देते हैं। तो प्रधानमंत्री जब ताकतवर होता है तो प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल के सदस्य ताकतवर होते हैं तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। और ये शासन प्रणाली व्यवस्थापिका के प्रति जरूर उत्तरदायी होती है, इसलिए उसको उत्तरदायी शासन प्रणाली भी बोलते हैं। वेस्टमिनिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन की संसद इस स्थान पर स्थित है और वहां से इस प्रणाली का जन्म हुआ है,
इसलिए वेस्टमिनिस्टर मॉडल इसको बोला जाता है। संविधान सभा में इस बात पर काफी वाद विवाद हुआ कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाए या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाए, क्योंकि दोनों शासन प्रणालियों के अपने अपने गुण हैं। जैसे अंबेडकर ने कहा था कि विश्व में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं उनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। एक शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व पाया जाता है, एक शासन प्रणाली में क्या पाया जाता है? उत्तरदायित्व। दूसरी शासन प्रणाली में क्या पाया जाता है? स्थायित्व पाया जाता है। यानी जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें तो क्या पाया जाता है? उत्तरदायित्व की भावना। और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें क्या पाया जाता है? स्थायित्व। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थायित्व पाया जाता है। तो भारतीय संविधान निर्माता ये चाह रहे थे कि भी हम उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का 200 साल का शासन देखा था जिसमें अंग्रेज भारतीयों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इसलिए उन्होंने उत्तरदायित्व को ज्यादा महत्वपूर्ण माना बजाय स्थायित्व के। तो इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। पहला कारण तो ये था कि इसमें उत्तरदायी शासन पाया जाता है। अगर उत्तरदायी शासन प्रणाली को नहीं अपनाते तो वही अंग्रेजों वाली स्थिति बन जाती कि कोई व्यक्ति शासक बन जाता, जनता को वो कुछ नहीं समझता। तो इस कारण से भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। नंबर 2, दूसरा, के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमने 100 सालों से ब्रिटिश शासन प्रणाली को देखा है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की परंपराओं का भी विकास हुआ है भारत में। तो इसलिए हमें कोई नया अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रणाली को हम जानते हैं, जिसमें आगे बढ़े हैं, उसी शासन प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति ने उत्तरदायित्व को महत्व दिया और के.एम. मुंशी ने कहा कि भाई परंपराएं विकसित हो गई हैं संसदीय शासन प्रणाली की, इसलिए इसी को हम अपना लेते हैं। तो इस कारण संविधान सभा में जब वाद विवाद हुआ तो सभी ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। संविधान की अगली विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संघीय शासन व्यवस्था की प्रणाली अपनाई गई है। और भारतीय संविधान में वो सारे विशेषताएं हैं जो किसी एक संघीय शासन प्रणाली में होती हैं। जैसे संघीय शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहली, लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। लिखित और सर्वोच्च संविधान। संविधान क्या होता है? संघीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च होता है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, जो कि भारतीय संविधान में भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई है। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई है। किसी भी संघात्मक शासन वाले संविधान में ये सारे प्रावधान पाए जाते हैं जो भारतीय संविधान में भी हैं। इसलिए भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि हमने लिखा हुआ है कि एकात्मकता की ओर झुकाव। तो भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की विशेषता तो पाई जाती है ही है, जो ये सारी विशेषताएं हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में ऐसी विशेषता भी पाई जाती हैं जो
संविधान को एकात्मकता का स्वरूप प्रदान करती हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो संविधान को एकात्मक बनाती हैं? तो पहली विशेषता है सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र यानी जो केंद्र है, भारत का संघ है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय और अधिकांश विषय संघ सरकार को दिए गए हैं। इसलिए संघ सरकार क्या है? शक्तिशाली है। तो जिस संविधान में संघ सरकार शक्तिशाली होती है वो एकात्मक संविधान कहलाता है। नंबर 2, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान एकात्मक संविधान की स्थापना करते हैं, क्योंकि जो ही आपातकाल लगता है राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। नंबर 3, एकल नागरिकता। भारत में नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है, यानी सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, न कि राजस्थान के, पंजाब के। क्योंकि जो संघात्मक शासन वाले राज्य हैं जैसे अमेरिका, वहां पे नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है, एक तो संघ की है, दूसरी राज्यों की है। भारत में ऐसा नहीं किया गया है। भारत में संविधान लचीलापन, संविधान का लचीलापन। भारतीय संविधान लचीला संविधान है। भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान ऐसे हैं जिनको सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से संशोधित कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर साधारण विधि के तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो उसको लचीला संविधान बोलते हैं। इसका मतलब संविधान संशोधन की शक्ति केंद्र के पास है, और जिस संविधान में शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा होती हैं वो एकात्मक संविधान होता है। अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान को एकात्मक दर्शाने वाली, वो है राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति। राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, तो इसलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार का कई बार एजेंट कह देते हैं। और अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मकता की प्रकृति प्रदान करते हैं। अमेरिका में संघ के लिए फेडरेशन शब्द काम में लिया गया है, और भारत में संघ के लिए यूनियन शब्द काम में लिया गया है। फेडरेशन का मतलब होता है संघ, यूनियन का अर्थ भी क्या होता है? संघ होता है। तो भारत में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, जिसका अर्थ बताते हुए अंबेडकर ने कहा कि इसके दो अर्थ हैं। पहला, जिसका अर्थ है भारतीय संघ, भारतीय संघ राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। और यूनियन ऑफ स्टेट का दूसरा क्या अर्थ है? कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ है। इस प्रकार भारत को हम नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ भी कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ, अनस्वर संघ कहते हैं। यानी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकते,
भारत संघ चाहे तो राज्यों को नाम में परिवर्तन कर सकता है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, नया राज्य बना सकता है, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है, एक राज्य से दो राज्य बना सकते हैं। इसलिए नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। संघ कभी खत्म नहीं होगा, राज्य खत्म हो सकते हैं, नए राज्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था वाली भी विशेषताएं मौजूद हैं और एकात्मक व्यवस्था वाली विशेषताएं भी मौजूद हैं। इसका मतलब भारतीय संविधान है उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों तरीके की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए अंबेडकर ने कहा था कि समय और परिस्थिति के अनुसार भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक हो सकता है। जो संघात्मक शासन है उसको एसआर बॉम्बई केस में आधारभूत ढांचे का भाग माना था। एसआर बॉम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने संघात्मक शासन को बॉम्बई वाद में संघात्मक शासन को आधारभूत ढांचे का भाग माना था। आधारभूत ढांचे का भाग माना था किसको? संघीय व्यवस्था को या संघात्मक व्यवस्था को एसआर बॉम्बई वाद में आधारभूत ढांचे का भाग माना था। और भारत में संघीय शासन अपनाने के मुख्य कारण क्या हैं? भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था भी तो अपना सकते थे। दोनों के गुणों को क्यों अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया? इसका कारण है कि भारत बहुत विस्तृत देश है और विविधताओं वाला देश है। तो विश्व में जिन देशों में भी विविधताएं पाई जाती हैं, बहुलता पाई जाती हैं, क्षेत्रीय या सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता पाई जाती है, वहाँ पे संघात्मक शासन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए देश के विशाल आकार एवं विविधताओं के कारण भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। तो चूंकि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों तरीके की विशेषता पाई जाती है, तो इसलिए कई विद्वानों ने इसको अलग अलग नामों से पुकारा है। तो देखते हैं, जैसे कैसिवियर नामक विद्वान थे, उन्होंने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा है। कैसिवियर ने क्या कहा है? कैसिवियर ने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा है। इसी प्रकार मॉरिस जोन्स नामक विद्वान हैं, उन्होंने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। सौदेबाजी का संघ। ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने भारतीय संघ को सहकारी संघ कहा है। सहकारी संघ कहा है। एक विद्वान थे जेनिंग, इन्होंने केंद्रीयकृत संघवाद कहा है। केंद्रीयकृत संघवाद। तो इन विद्वानों ने भारतीय संघ को अलग अलग तरीके से पुकारा है। ये राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारतीय संघ में कई बार बदलाव आ जाते हैं। जैसे सौदेबाजी का संघ क्यों कहा? क्योंकि जब कई बार केंद्र में जो सरकार होती है, राज्यों में अलग दलों की सरकार होती है, तो आपस में उनमें सौदेबाजी चलती रहती है। जिस दल की सरकार केंद्र में होती है, उसी दल की सरकार राज्य में होती है, तो आपस में सहयोग चलता रहता है। और कई बार केंद्र में जो सरकार होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है, राज्यों की सरकारें कमज़ोर होती हैं, तो केंद्रीयकृत संघवाद की स्थापना हो जाती है। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर इन्होंने अलग अलग नामों से पुकारा है। लेकिन अंबेडकर के कहे के अनुसार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, जो परिस्थिति और हालत के अनुसार एकात्मक शासन में भी बदला जा सकता है।